वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस क्लास में हम मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी का एक सिद्धांत है, पोर्टफोलियो या निवेश सूची सिद्धांत, जिसको रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं, जोखिम निवारण का तरलता अधिमान सिद्धांत। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। पोर्टफोलियो सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेम्स टोबिन के द्वारा। जेम्स टोबिन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1958 में। ठीक है, आर्टिकल का क्या नाम था? लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। इस आर्टिकल में उन्होंने डिमांड फॉर मनी के बारे में अपने विचार दिए थे। उनका जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? पोर्टफोलियो सिद्धांत कह सकते हैं, या निवेश चयन सूची का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, या जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत, रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। देखिए, जब हम डिमांड फॉर मनी के अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने जो क्लासिकल थ्योरी पढ़ी होगी, प्रतिष्ठित सिद्धांत में आपने फिशर का सिद्धांत पढ़ा होगा। फिशर ने क्या बताया कि मुद्रा की जो मांग होती है वो किस लिए की जाती है? विनिमय के लिए। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक तरह से अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया था। क्लासिकल जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने मुद्रा की मांग को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया था। उसके बाद में जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। प्रोफेसर किन्स का क्या मानना था कि जो मुद्रा की मांग होती है वो मुख्य रूप से तीन कारणों से की जाती हैं, तीन उद्देश्यों से मुद्रा की मांग होती है प्रोफेसर किन्स के अनुसार। प्रोफेसर किन्स का जो सिद्धांत था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तरलता पसंदगी, उनका जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने क्या बताया कि मुद्रा की जो मांग है उसके तीन उद्देश्य होते हैं। तीन उद्देश्य कौन कौन सा है? फर्स्ट आपका है ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लेन देन मांग। ठीक है, तो मुद्रा की जो मांग होती है वो लेन देन करने के लिए, विनिमय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रिकॉशनरी, जिसको हम कहते हैं सतर्कता उद्देश्य, मतलब आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? मुद्रा को अपने पास में कैश रखता है। और तीसरा कारण हमने पढ़ा था स्पेकुलेटिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सट्टा। तो प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा की मांग के तीन कारण बताए थे, लेन देन, दूसरा सतर्कता और तीसरा सट्टा उद्देश्य। ठीक है, स्पेकुलेटिव डिमांड जिसको हम कहते हैं। अब प्रोफेसर किन्स का क्या मानना था कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव हैं, लेन देन उद्देश्य और सतर्क मुद्रा की मांग होती है वो आय के ऊपर निर्भर करती हैं, और जो मुद्रा की सट्टा मांग है, स्पेकुलेटिव डिमांड जो होती है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती हैं। मतलब ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सट्टा मांग, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के बीच में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जब ब्याज की दर कम होगी तो लोग मुद्रा की जो सट्टा मांग है उसकी डिमांड वो ज्यादा करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से मुद्रा का जो मांग वक्र बनता है वो कैसा बनता है? ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र बनता है। ठीक है, मुद्रा की मांग का, ये हमने प्रोफेसर किन्स के सिद्धांत में पढ़ा था। अब देखिए, प्रोफेसर किन्स ने यहाँ पे क्या माना था कि मुद्रा की जो मांग है, ठीक है, जो तरलता पसंदगी की मांग होती है, उसमें उन्होंने जो तीसरा कारण, तीसरा उद्देश्य हमने पढ़ा था सट्टा मांग, उसी को उन्होंने ब्याज की दर के साथ में संबंधित किया था। जो फर्स्ट आपका उद्देश्य था ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, मुद्रा की जो लेन देन मांग होती है उस पर ब्याज की दर का किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा किन्स का मानना था। किन्स का क्या मानना था कि ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है, जो मुद्रा की विनिमय मांग होती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्याज की दर में परिवर्तन से जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी की डिमांड की जाती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर किन्स का जो सिद्धांत था वो मुख्य रूप से इन दो बातों
बातों को सम्मिलित करता है जिसकी प्रोफेसर जो जेम्स टोबिन हैं उन्होंने आलोचना की है। प्रोफेसर किन्स का क्या मानना था कि व्यक्ति ब्याज की दरों में जो भविष्य में उतार चढ़ाव होने की संभावना होती है, जो प्रत्याशा होती है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर किन्स का क्या मानना था कि ब्याज की दर में भविष्य में कितना परिवर्तन होगा, उसकी क्या प्रत्याशा होगी, उसके बारे में व्यक्ति क्या करता है, अनुमान लगा लेता है कि ब्याज की दर अगर 2% है, ठीक है, और अगर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ब्याज की दर भविष्य में बढ़कर 2% से बढ़कर 5% हो जाएगी, मतलब व्यक्ति क्या कर सकता है, ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तन का, ठीक है, भविष्य में ब्याज की दर में कितना परिवर्तन होगा उसका वो अनुमान लगा लेता है। और अगर भविष्य में ब्याज की दर बढ़ने की संभावना होती है तो व्यक्ति एक तरह से क्या करता है, अपने पास में, ठीक है, जो पैसा है वो नकद रूप में ज्यादा रखेगा। ठीक है, बाद में जब वो सोचेगा कि ब्याज की दर बढ़ जाएगी उस समय वो क्या करेगा, लाभ कमाएगा। तो ब्याज की दर की जो प्रत्याशा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके बारे में व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। ये प्रोफेसर किन्स का मानना था। लेकिन जेम्स टोबिन का क्या मानना था कि ब्याज की दरों में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में व्यक्ति सही अनुमान नहीं लगा सकता है। मतलब लोग एक्सपेक्टेशन, जो प्रत्याशा होती हैं, वो नहीं कर सकते। मतलब ब्याज की दर में भविष्य में कितना परिवर्तन होगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरा, प्रोफेसर किन्स का जो है क्या मानना था कि व्यक्ति क्या करता है, मुद्रा को अपने पास में या तो नकद रूप में रखता है या फिर बॉन्ड के रूप में रखता है। एक समय में वो क्या करता है, मुद्रा को केवल एक ही रूप में अपने पास में रखेगा, या तो वो मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखेगा, मुद्रा के रूप में रखेगा, या फिर जो धन है, संपत्ति, उसको वो किसी बॉन्ड के रूप में रखेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, जिससे भविष्य में कोई भी आय प्राप्त हो सकती है, उनको हमने यहाँ पे क्या क्या है, प्रोफेसर किन्स ने क्या कहा था, बॉन्ड। ठीक है, कोई भी निवेश जो किया जाता है, जैसे कि आपने बैंक में पैसा जमा करा दिए, कोई वस्तु उसका आपने स्टॉक कर लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, गोल्ड परचेज कर लिया, सोना खरीद लिया आपने, बॉन्ड या शेयर खरीद लिए, इन सभी को हमने, जो प्रोफेसर किन्स था उन्होंने क्या कहा था, बॉन्ड मान लिया था। ठीक है, मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपने पास में जो भी धन है, संपत्ति है, उसको या तो नकद मुद्रा के रूप में रखेगा या फिर बॉन्ड के रूप में रखेगा। निवेश सूची को व्यक्ति एक समय में केवल एक ही रूप में रखता है, ऐसा प्रोफेसर किन्स का मानना था। ठीक है, तरलता पसंद की सिद्धांत में हमने जो पढ़ा था। अब प्रोफेसर टोबिन जो है उनका क्या कहना है कि प्रोफेसर किन्स के सिद्धांत में ये दोनों एक तरह से क्या हैं, दोष हम कह सकते हैं, और इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए जेम्स टोबिन ने अपना सिद्धांत दिया है, या जेम्स टोबिन का जो सिद्धांत है वो किन्स के इन्हीं दो दोषों को दूर करता है। किन्स का मानना था कि भविष्य में ब्याज की दर में जो परिवर्तन होता है उसका व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। ठीक है, लेकिन टोबिन का क्या मानना था कि भविष्य में ब्याज की दर में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में व्यक्ति किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता है। यदि व्यक्ति प्रारंभ में यह निर्णय नहीं ले सकता है कि वह कितना जोखिमपूर्ण संपत्ति में निवेश करेगा और कितना कम जोखिमपूर्ण संपत्ति में निवेश करेगा। ठीक है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो ब्याज की दर में परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। बाजार में जो ब्याज की दर होगी उसके अनुसार बदलता रहता है, लेकिन भविष्य में ब्याज की दर क्या होगी उसका वो अनुमान नहीं लगा सकता है। किन्स ने माना था कि ब्याज की दर में भविष्य में कितना उतार चढ़ाव होगा, उसकी क्या प्रत्याशा होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, उसका व्यक्ति अनुमान लगा लेता है। लेकिन जेम्स टोबिन का मानना था कि ब्याज की दर में भविष्य में कितना परिवर्तन होगा उसका व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता है। और जब व्यक्ति ब्याज की दर की जो प्रत्याशा है उसके बारे में अगर अनुमान नहीं लगा सकता है तो व्यक्ति यह निर्णय भी नहीं ले सकता है कि वह अपने पास में जो भी धन है, संपत्ति है, उसको कितना, जो जोखिमपूर्ण संपत्ति है जिसमें रिस्क है वहाँ पे लगाएगा। मतलब जैसे शेयर हैं, बॉन्ड है, एक तरह से क्या है, रिस्की बिहेवियर में आते हैं। तो यहाँ पे वो अपना कितना पैसा निवेश करेगा, और जो
कम रिस्की संपत्ति है उसमें कितना वो निवेश करेगा, उसके बारे में वो सही सही निर्णय नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में ब्याज की दर में कितना परिवर्तन होगा उसके बारे में वो अनुमान नहीं लगा सकता है। और दूसरा, जेम्स टोबिन का क्या मानना था कि लोगों की जो निवेश सूची होती है, ठीक है, निवेश सूची को हम क्या कहते हैं, जो सिद्धांत का नाम है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, निवेश सूची। मतलब व्यक्ति के पास में जो धन है, संपत्ति है, उसको वो कहाँ पे निवेश करेगा। जैसे बैंक में वो बचत खाते में जमा करा सकता है, बैंक में जो समय जमा होती हैं, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो होती हैं, उसमें वो जमा करा सकता है, या जो धन है उससे वो शेयर या बॉन्ड खरीद सकता है, उससे अपने पास में कोई वस्तु का स्टॉक कर सकता है, सोना खरीद सकता है, गोल्ड, या उसको रियल एस्टेट में जमीन जो भूमि होती हैं उसको खरीदने में वो निवेश करता है। मतलब निवेश सूची में ये बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है, वो नकद रूप में अपने पास में रख सकता है। तो टोबिन का क्या मानना था कि जो निवेश सूची होती हैं उसमें मुद्रा भी होती है, नकद जो मुद्रा होती है वो भी होती है, और बॉन्ड में जो निवेश किया जाता है दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक समय में केवल एक ही रहे, या तो मुद्रा या बॉन्ड, जैसा कि किन्स का मानना था। किन्स ने माना था कि एक समय में केवल वो एक अपने धन को केवल एक ही कार्य में लगाएगा, या तो वह नकद रूप में रखेगा या बॉन्ड के रूप में। लेकिन टोबिन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि एक समय में केवल वो एक ही कार्य में मुद्रा का प्रयोग करें। ठीक है, निवेश जो सूची होती है उसमें मुद्रा भी सम्मिलित होती हैं, और बॉन्ड में जो निवेश किया गया है दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, टोबिन के अनुसार जो परिसंपत्तियां हैं, इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स होती हैं, रखने से पूंजी लाभ अथवा हानि का प्रत्याशित मूल्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। मतलब व्यक्ति यदि अपने पास में जो धन है, संपत्ति है, उसको नकद मुद्रा के रूप में रखता है, तो नकद मुद्रा के रूप में परिसंपत्तियों को रखने से, धन को रखने से भविष्य में जो उसकी वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, जो पूंजीगत लाभ जिसको हम कहते हैं या हानि की बात करते हैं, वो नहीं होगी। ठीक है, जब लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखेंगे तो उससे किसी प्रकार की उनको आय नहीं होगी, उनसे किसी प्रकार का उनको ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ जो पूंजी लाभ हम बात करते हैं, पूंजीगत लाभ जो कैपिटल गेन होता है या कैपिटल जो लॉस होता है, ठीक है, पूंजीगत लाभ या पूंजीगत हानि होती है, वो एक तरह से नहीं होगी, उसका मूल्य कितना होगा, शून्य होगा। और निवेश सूची क्या होती है, पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति के पास में जो धन है, ठीक है, जो उसके पास में संपत्ति है, संपत्ति या व्यक्ति के पास में जो धन है उसको वो कहाँ कहाँ निवेश कर सकता है। इसी सूची को एक तरह से क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है, निवेश सूची कहा जाता है। मतलब व्यक्ति के पास में जो धन का उसने संग्रह किया है, ठीक है, जो धन का उसने स्टोर किया है उसको वो कहाँ पे निवेश कर सकता है, बैंक में बचत खाते में जमा कराते हैं, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में, या फिर स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, सोना चांदी, जमीन जायदाद जो भी हैं, इनमें वो कहीं पे भी वो निवेश कर सकता है। तो निवेश की ये जो सूची है वो पोर्टफोलियो निवेश है। किन्स का क्या मानना था कि जो ब्याज की दर होती है, ठीक है, किन्स का क्या मानना है कि ब्याज की दर में परिवर्तन के साथ साथ में जो आपकी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो एक तरह से क्या होगा, मतलब प्रभावित नहीं होता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, जो पैसा लेन देन उद्देश्य के लिए रखा गया है उसका ब्याज की दर में परिवर्तन के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। ब्याज की दर अगर बढ़े या ब्याज की दर कम हो जाए, व्यक्ति ने जो पैसा लेन देन उद्देश्य के लिए अपने पास में रखा है उसका इस ब्याज की दर के साथ में कोई संबंध नहीं है। मतलब जो ब्याज की दर बढ़ जाए या कम हो जाए, जो रियल एस्टेट है, ठीक है, उसकी रेट बढ़ जाए कम हो जाए, सोना चांदी की रेट बढ़ जाए कम हो जाए, तो जो लेन देन उद्देश्य के लिए पैसा रखा गया है उसकी मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस पर जो भी रिटर्न होने मिल सकता है भविष्य में, उससे वो लेन देन की मांग प्रभावित नहीं होती है। मतलब व्यक्ति अधिक लालच, मतलब
होता है, ठीक है। ब्याज के लालच में वो क्या करेगा, लेन देन उद्देश्य के लिए जो मुद्रा है उसका वो निवेश नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन टोबिन का मानना था ऐसा नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति क्या करेगा, ब्याज की दर में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार, ब्याज की दर में परिवर्तन के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदलता है। मतलब व्यक्ति जो लेन देन उद्देश्य की मांग कर रहा है, ठीक है, मुद्रा की जो नकद मांग कर रहा है, लेन देन उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग कर रहा है, वो भी ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार से मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती हैं, उसी तरह से मुद्रा की जो लेन देन मांग होती है, जो मुद्रा की नकद मांगे, ट्रांजैक्शन जो मोटिव होता है, उस उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी क्या होगी, ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करेगी। तो टोबिन का क्या मानना है कि जो निवेश सूची होती है उसमें मुद्रा भी होती हैं, बॉन्ड भी होते हैं। अगर व्यक्ति मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखता है तो उससे लोगों को किसी प्रकार की आय नहीं होगी, किसी प्रकार की इनकम नहीं होगी। लेकिन मुद्रा को अगर नकद रूप में रखा जाता है तो किसी प्रकार का रिस्क, जोखिम भी नहीं होता है। यदि मुद्रा को बॉन्ड में निवेश किया जाता है तो बॉन्ड में निवेश करने से क्या होगा, आय मिलेगी, ठीक है, ब्याज के रूप में आय मिलेगी। लेकिन बॉन्ड में अगर निवेश किया जाता है तो इसमें जोखिम तत्व भी होता है, ठीक है, इसमें रिस्क होती हैं। मतलब इससे कितनी आय होगी वो एक तरह से अनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्याज की दर है उसमें कमी वृद्धि होती रहती है, मतलब एक तरह से रिस्क होता है। तो टोबिन का क्या मानना है कि बॉन्ड में जितना अधिक निवेश होगा, पूंजी हानि की जो जोखिम है उतनी क्या होती हैं, अधिक होगी, ठीक है। लोग जितना पैसा बॉन्ड में निवेश करेंगे तो उनका पैसा जो डूबने के चांस, उसमें हानि होने की जो संभावना है वो क्या होगी, उतनी अधिक होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेश हैं, वो जोखिम उठाना कब पसंद करेंगे, जब बॉन्ड में जो पैसा वो लगा रहे हैं उनके बदले में उनको पर्याप्त आय मिले, ठीक है। वो निवेश करना कब पसंद करेंगे, जब बॉन्ड से मिलने वाली जो आय है वो एक तरह से ज्यादा मिले, मतलब जो हानि होती है, ठीक है, उनका कंपेंसेशन उनको मिल जाए, उनसे उनको होने वाली जो क्षतिपूर्ति है वो एक तरह से मिल जाए, ठीक है। अब देखिए टोबिन का क्या मानना है कि जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर, ठीक है, वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं रिस्क सीकिंग, ठीक है, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जिनको जोखिम उठाने में मजा आता है, मतलब जो अधिक जोखिम उठाते हैं, ठीक है। अधिक जोखिम उठाने का मतलब क्या हो गया, उनके पास में जितना भी धन है, जो संपत्ति है, उनको वो क्या कर देते हैं, सारा पैसा अपना बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, ठीक है। ऐसे जो निवेशक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिस्क सीकिंग कहते हैं, जोखिम उठाने वाले। दूसरे होते हैं जो तटस्थ जोखिम वाले होते हैं, रिस्क न्यूट्रल होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पास में जितना भी पैसा है या तो सारा वो उनसे बॉन्ड खरीद लेते हैं या फिर उसे अपने पास में वो बचा के रखते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि जो लोगों के पास में पैसा है, कुछ लोग ऐसे होंगे या तो वो सोचेंगे कि हम सारा खरीद लें, या वो सोचेंगे हमको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। ऐसे लोगों को क्या कहा उन्होंने, जोखिम तटस्थ कहा है, ठीक है, जो सब कुछ अपना पैसा दांव पे लगा देते हैं या बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाते हैं। और तीसरा जो प्रकार वो आपका है जोखिम निवारक, ठीक है, रिस्क अवर्टर्स, या जिनको हम विविधक भी कह सकते हैं, डाइवर्सिफायर्स कह सकते हैं, ठीक है। जोखिम निवारक कौन से होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बॉन्ड में निवेश करते हैं, ठीक है, बॉन्ड में निवेश से जो हानि हो सकती है, जो हानि की संभावना है, उनसे वो बचना चाहते हैं, ठीक है। तो जोखिम निवारक का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति जो निवेश करने से, बॉन्ड में अगर निवेश किया जाता है, शेयर में अगर निवेश किया जाता है तो निवेश से जो हानि का जोखिम होता है उस जोखिम से वो बचना चाहते हैं। व्यक्ति अपने पास में मुद्रा को अगर नकद रूप में रखता है तो उसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। लेकिन अगर उसी नकद मुद्रा को वो बॉन्ड में अगर निवेश कर देता है, बॉन्ड अगर खरीद लेता है, तो उसके लिए एक तरह से क्या होती है, रिस्क होती हैं। और इस रिस्क में अगर उनको हानि लगती है तो वो वहां पे निवेश नहीं करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति केवल उसी अवस्था में जोखिम उठाएंगे जब उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलने की संभावना होगी, जब उन्हें ऐसा लगेगा कि इस बॉन्ड में निवेश करने से अतिरिक्त आय मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी निवेश सूची में विविधता लाते हैं।
ठीक है। निवेश सूची में विविधता लाने का मतलब क्या हो गया कि अपने पास में जो भी धन है, संपत्ति है, उसको वो दो भागों में बांट देते हैं। एक ऐसी संपत्ति जिसमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं हो, जिसको हम कह सकते हैं जोखिम रहित, ठीक है, जो आप मुद्रा के रूप में रख रहे हो। और दूसरा हो गया जोखिम पूर्ण, ठीक है, जो बॉन्ड के रूप में रखी जा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जोखिम रहित और जोखिम पूर्ण संपत्तियों का एक संतुलित संयोग अपने पास में रख के जो पोर्टफोलियो, जो निवेश सूची है, उसमें एक तरह से वो क्या करते हैं, विविधता लाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि टोबिन का मानना है कि अधिकांश जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जोखिम निवारक होते हैं, विविधक होते हैं। मतलब जो जोखिम उठाते हैं, कब उठाते हैं, जब उनको लगे कि भविष्य में क्या होगा, उनको आय, अतिरिक्त आय कुछ मिलेगी। ठीक है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, लोग जो जोखिम निवारक लोग होते हैं वो जोखिम रहित और जोखिम पूर्ण संपत्तियों में, मतलब जिन परिसंपत्तियों में निवेश करने में जोखिम होती हैं और मुद्रा को अपने पास में रखने में जोखिम नहीं रहती हैं, इन दोनों का एक वो बैलेंस कॉम्बिनेशन अपने पास में रखते हैं और इससे क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से माना कि उन्होंने 40 रुपए अपने पास में नकद रख लिए। 10 रुपए का जो निवेश है उन्होंने किसमें कर दिया, गोल्ड में, उससे सोना खरीद लिया। 20 रुपए का उन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड परचेस कर लिया। 10 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है और कहीं अलग जगह कर दिया। 20 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो और जैसे बैंक में जमा करा दिए। तो व्यक्ति क्या करता है, इसमें एक तरह से वो विविधता लाता है। तो विविधता का मतलब हो गया कि लोग मुद्रा के रूप में और बॉन्ड के रूप में, दोनों ही रूपों में रखते हैं। अगर मुद्रा के रूप में रखता है तो इससे किसी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है, और इसमें जोखिम भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग अपने पास में नकद रूप में रखते हैं, ठीक है। वो सोचेंगे कि क्योंकि जो मुद्रा होती हैं वो एसेट, जो संपत्तियां होती हैं, उसका सबसे तरल रूप होता है और भविष्य में कभी भी उससे बॉन्ड खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे टोबिन का मानना था कि जो ब्याज की दर है और मुद्रा की मांग है उसमें किस प्रकार का संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मतलब ब्याज की दर जब ज्यादा होगी तो लोग मुद्रा की मांग कम करेंगे, मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग वो कम करेंगे, अपने पास में वो नकद रूप में कम रखेंगे और बॉन्ड में निवेश ज्यादा करेंगे। मतलब ब्याज की दर ज्यादा होने पर उनको बॉन्ड में निवेश करने की प्रेरणा अधिक मिलेगी और जब ब्याज की दर कम होती है तो मुद्रा की मांग अधिक होगी, लेन देन उद्देश्य के लिए लोग अपने पास में नकद रूप में ज्यादा रखेंगे क्योंकि ब्याज की दर कम है और ब्याज की दर कम होने से लोग एक तरह से बॉन्ड को नहीं खरीदेंगे, बॉन्ड को खरीदने की उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी क्योंकि ब्याज की दर क्या है, कम। तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर और लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है उसमें किस प्रकार का संबंध है, विपरीत संबंध है। और विपरीत संबंध का जो आपका डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब ब्याज की दर कितनी है, ओ से लेकर आर तक है, उसमें मुद्रा की लेन देन उद्देश्य के लिए मांग कितनी है, ओ से लेकर एम तक है। और ब्याज की दर जब कम हो जाती है, ओ आर से OR1 हो जाती हैं, तो ब्याज की दर कम होने से क्या होता है, लोग मुद्रा की जो नकद मांग है लेन देन उद्देश्य के लिए वो ज्यादा करते हैं, ठीक है। OM से बढ़ाकर वो कितना कर देते हैं, OM1, मतलब ब्याज की दर में कमी होने से मुद्रा को अपने पास में वो नकद रूप में ज्यादा रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टोबिन थे उनका क्या मानना था कि मुद्रा की जो मांग होती हैं वो जोखिम, एक तो रिस्क और दूसरा उसमें निवेश करने से कितना प्रतिफल मिलता है, इन दोनों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो मुद्रा की मांग को हम समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, M इक्वल टू फंक्शन ऑफ RS, RB, पाई, ई और डब्ल्यू, ठीक है, जिसमें आर एस का मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक के रूप में जो मुद्रा रखी जा रही है उस पर संभावित प्रतिफल कितना है। आर बी अगर हम माने तो आर बी का मतलब हम मान लेते हैं कि जो बॉन्ड है उनके ऊपर प्रतिफल की दर कितनी है,
इस पाई ई का मतलब हम मान लेते हैं कि मुद्रास्फीति की संभावित दर कितनी है अर्थव्यवस्था में, और डब्ल्यू का मतलब हो गया वास्तविक एसेट्स, ठीक है, वास्तविक परिसंपत्तियां कितनी है अर्थव्यवस्था में या लोगों के पास में। और ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच में कैसे, जो बॉन्ड है, ठीक है, उनकी ब्याज की दर अगर ज्यादा होगी तो लोग अपने पास में नकद रूप में कम रखेंगे, नकद मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लोग अब क्या करेंगे, पोर्टफोलियो जो निवेश सूची है उसमें अपना निवेश क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। तो ब्याज की दर ज्यादा होने पर नकद मांग, लेन देन उद्देश्य के लिए मांग कम होगी, लोग क्या करेंगे, उसको निवेश करेंगे। निवेश का मतलब पोर्टफोलियो, निवेश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो बॉन्ड है, शेयर है, ठीक है, किसी भी परिसंपत्ति में वो निवेश कर सकते हैं। और जब ब्याज की दर कम होती है तो मुद्रा की जो नकद मांग है, लेन देन के लिए मांग, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ब्याज की दर कम होने पर पोर्टफोलियो जो निवेश है वो एक तरह से क्या होगा, कम होगा। तो जो जेम्स टोबिन थे उनका क्या मानना था कि मुद्रा की जो लेन देन उद्देश्य के लिए मांग है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जैसा कि किन्स का मानना था कि लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग केवल आय पर निर्भर करती है, ब्याज की दर में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जेम्स टोबिन का मानना था कि लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो नकद मांग है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। यही आपका जो टोबिन का पोर्टफोलियो सिद्धांत है मुद्रा की मांग का।